हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। देखिए दोस्तों, सरकारी योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे यूकेपीएससी हो चाहे यूपीएससी, हमेशा से सरकारी योजनाओं पर आधारित क्वेश्चंस का इनमें बोलबाला रहता है। तो अभी जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम है उसमें सामान्य अध्ययन में भी गवर्नमेंट स्कीम्स के आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी सरकारी योजनाएं इस समय पर कार्यरत हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। दोस्तों, यह योजना 10 जुलाई 2014 को शुरू की गई थी। दोस्तों, यह योजना जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु दोस्तों यह स्टार्ट की गई है। ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें कुछ और भी पॉइंट है जिनको डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक योजना को स्टार्ट किया था। दोस्तों, यह एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ इस तरीके का किया गया। ठीक है ना दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के दोस्तों बजट को भी 4 गुना कर दिया है। 2000 अगर हम 20-21 की बात करें 2020-21 की बात करें तो इसमें दोस्तों जो बजट का एलोकेशन है वो है 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, यह जो योजना है यह सेंटर्ड स्कीम है। सेक्टर्ड स्कीम का मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो 100% पैसा है वह केंद्र इसमें खर्च करेगा। तो दोस्तों, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये योजना मैंने यहाँ पर क्यों शामिल की है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह योजना 5 राज्यों में लागू होगी। इसके इम्प्लीमेंटेशन 5 राज्यों में होना है, उसमें से एक उत्तराखंड भी एक है। इसमें 5 राज्य कौन कौन है आप ध्यान में रखेंगे, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, क्योंकि दोस्तों यहीं पर आपकी जो गंगा नदी है वो बहती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 5 राज्यों में जो योजना है वो काफ़ी एक तरीके से कार्यरत करती है। ठीक है ना। तो इस समय अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो 6 परियोजनाएं दोस्तों 6 परियोजनाएं हैं वो हरिद्वार में लागू होनी है। ठीक है ना। इसी के जो हम कह सकते हैं कि वे जो नमामि गंगे परियोजना है, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत कुल देखा जाए तो 32 योजनाएं हैं। 32 योजनाओं में से जो 6 परियोजनाएं वो हरिद्वार में लागू होनी है। ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे हरिद्वार है या ऋषिकेश हैं, उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख शहर हैं वो वहाँ जो पानी जाएगा दोस्तों बिना शोधित हुए गंगा में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश में जो भी पानी है उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो गंगा में भेजा जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस परियोजना के तहत में जो उत्तरकाशी है या मुनि की रेती है या कीर्तिनगर, श्रीनगर, बद्रीनाथ, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, इसमें भी सीवेज शोधन परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी गई हैं। क्योंकि वहां पर क्या बनेगा, सीवेज शोधन परियोजनाएं बनेंगी, जिससे कि आपका जितना भी सीवेज आता है उसका शोधन हो सके और उसके बाद ही उसको क्या है इन नदियों में डाला जा सके। ठीक है ना। ठीक। और इसके अलावा भी दोस्तों जैसे टिहरी गढ़वाल है, चाहे रुद्रप्रयाग है, चाहे चमोली है, वहां पर भी घाट विकासों के लिए आधारशिलाएं इस योजना के तहत पे रखी गई हैं। ओके, तो दोस्तों कब हुई थी योजना स्टार्ट, आप इसको ध्यान में रखेंगे, 10 जुलाई 2014 से यह योजना स्टार्ट हुई थी। और कौन इसका मंत्रालय है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कौन है, जल मंत्रालय या फिर हम कहेंगे जल संसाधन मंत्रालय। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की गई थी और इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों क्या है, देश के जो गरीब लोग हैं वो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक में जीरो बैलेंस पे खाता खोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इन जिन खातों का जो दोस्तों आधार कार्ड से लिंक होगा उन्हें 6 महीने के बाद
रुपए 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है और इसके अलावा रुपए डेबिट कार्ड और रुपए किसान कार्ड के अंतर्गत 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का सेविंग अकाउंट खोला जाता है, ठीक है ना। तो इस योजना के अंतर्गत जितने भी खोले गए खाते हैं उनमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि आप जीरो बैलेंस पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में दोस्तों जो भी इसके अंतर्गत खुले हुए खाते हैं उसमें बैंक द्वारा ब्याज भी प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि लाभार्थी को डेबिट कार्ड दिया जाता है, यानी कौन सा डेबिट कार्ड होता है दोस्तों, रुपे डेबिट कार्ड उसको दिया जाता है, ठीक है ना। और 2,00,000 रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी, इंश्योरेंस भी दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर एक्सीडेंट के दौरान अगर डेथ हो जाए तो 2,00,000 रुपए उसको मिल जाएंगे उसके परिवार को, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने बोला 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रदान किया जाता है, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखें कि इसके लिए उसको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें तो शायद ये आपको लाभ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी पाती है। अगर हम अभी इसके जीके की बात करें, यानी कि अगर हम करंट की बात करें तो दोस्तों 2021 में अभी तक 40.35 यानी 40.35 करोड़ खाते खुल चुके हैं, ठीक है ना। 40 करोड़ से मतलब 40 करोड़ से अधिक खाते अभी तक दोस्तों खुल चुके हैं, जिसमें 1.31 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ये योजना कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कब हुई थी दोस्तों, 28 अगस्त 2014। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ। देखिए दोस्तों भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एवं देश के इकोनॉमी के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, यानी कि विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। दोस्तों होता क्या है कि हम ज़्यादातर निर्यात करते थे और फिर ज़्यादा निर्यात करते थे और कम हम क्या करते थे, आयात करते थे। तो दोस्तों इस स्कीम का ज़्यादातर लक्ष्य ये है कि मेक इन इंडिया, आप विदेशी कंपनियों को भी बोला है कि भाई आप इंडिया में बनाओ। तो मेक इन इंडिया का मतलब ही यही है दोस्तों कि इंडिया में बनाइए। तो इंडिया में अगर कोई चीज़ हम बनाएंगे तो दोस्तों क्या होगा कि हम आयात ज़्यादा, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और आयात कम करेंगे, ठीक है ना। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था दोस्तों, हम निर्यात हम कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, यानी हम इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है दोस्तों, ठीक है ना। हम एक्सपोर्ट को हमने इसमें बढ़ावा देना है और इंपोर्ट को हमने कम करना है, यानी आयात को हमने कम करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी सरकार का जो मेक इन इंडिया का जो मुख्यतः जो क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों, निर्माण क्षेत्र है, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र है। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, देश में उद्यमशीलता को बढ़ाना है। उद्यमशीलता का मतलब होता है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमशीलता को बढ़ाना है कि दोस्तों जिससे कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी लोग विकास कर सके। तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों, 25 सितंबर 2014 में, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए दोस्तों इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जो थे लोकनायक, इनके जन्मदिन के अवसर पर, या हम कह सकते हैं इनकी वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें होता क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो लोकसभा जो सांसद होते हैं उनको हर वर्ष एक ग्राम सभा को गोद लेना पड़ता है, यानी कि उसका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है, ठीक है ना। उसे जनपद की अन्य ग्राम सभाओं के लिए एक तरीके से आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी राज्यसभा सांसद हैं उनको अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम एक ग्राम सभा को विकसित करना होता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो इस योजना के अंतर्गत था क्या कि जो प्रत्येक सांसद है उसको वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक 5 ग्राम सभाओं का विकास करना है या करना था, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुरू हुआ। देखिए दोस्तों
मिशन इंद्रधनुष अभियान भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 2020 तक सभी बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह सुशासन दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। अब दोस्तों बताइए सुशासन दिवस कब होता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2014 से दोस्तों यह प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसी तरीके से जो इसका उद्देश्य था, जो 7 बीमारियां हैं उनके लिए 7 टीके 2020 तक सबको लगाने हैं। तो 7 बीमारियां कैसी होती हैं? जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी या बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ओके, तो 7 बीमारियों के लिए 7 टीके। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष अभियान है। ठीक है ना, तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 25 दिसंबर 2014, और इसका लक्ष्य था कि भाई 2020 तक सभी का टीकाकरण करना है, यानी 7 के 7 जो टीके हैं सभी को लगाने हैं। तो दोस्तों ये है मिशन इंद्रधनुष अभियान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहल योजना का शुभारंभ कब हुआ? देखिए दोस्तों, पहल योजना का मतलब है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, यानी कि हम इसको डीबीटी योजना के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ठीक है ना, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। तो आप डीबीटी योजना का मतलब ही यही है दोस्तों कि जब आप एलपीजी की जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट जो आपका बेनिफिशियरी होता है उसके खाते के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर हम इस योजना की बात करें दोस्तों, यह 1 जून 2013 को वैसे तो शुरू हुई थी और इसमें भारत के 291 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है ना, और इसमें होता क्या है कि भाई जो योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता के पास आधार नंबर होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, बाद में क्या हुआ कि भाई योजना की व्यापक समीक्षा की गई और उपभोक्ता के सामने आने वाली कठिनाइयों को भी देखा गया और जितने भी जो कठिनाइयां थी उनमें संशोधन किए गए, और उसके बाद 1/1/2015 यानी 1 जनवरी 2015 से देश के सभी हिस्सों में यह योजना स्टार्ट हो गई। तो देखा जाए तो 1 जनवरी 2015 से दोस्तों यह देश के सभी हिस्सों में, यानी हम कह सकते हैं कि सभी पूरे देश में यह योजना स्टार्ट हो गई थी। तो पहल योजना क्या है दोस्तों? जो एलपीजी में आपकी जो सब्सिडी आती है उसके जो भी आपका जो सब्सिडी है उसका प्रत्यक्ष खाते में हस्तांतरण से इसका मतलब है। तो पहल योजना कब हुई दोस्तों? 1 जनवरी 2015 से। इसके बाद देखिए दोस्तों, हृदय योजना को देश में कब शुरू किया गया? देखिए दोस्तों, 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देखिए दोस्तों ये योजना स्टार्ट की गई है। देखिए दोस्तों, इसमें देश के 12 शहरों का चयन किया गया है उनकी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करने के लिए। दोस्तों HRIDAY यह है हृदय। तो हृदय की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो यह है दोस्तों हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके जो 12 शहर हैं उनके सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना है। जैसे सपोज करो अगर आप मंदिरों की बात करें तो वहाँ पर जैसे घाट है उनका संरक्षण करना है। ठीक है ना, और कई सारी जो चीज़ें हैं यानी जितनी भी आपकी सांस्कृतिक विरासतें हैं उनके संरक्षण करने से संबंधित ये योजना है हृदय स्कीम। इसको आप ध्यान में रखें। कब हुई थी स्टार्ट दोस्तों? 21 जनवरी 2015 को। इसके बाद देखिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त रूप से दोस्तों पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है ना दोस्तों, इसकी योजना की गई थी 22 जनवरी 2015 से। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें जितने भी निम्न लिंगानुपात वाले जो 100 जिले हैं वहां पर इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जहां पर निम्न लिंगानुपात है, यहां पर यानी सेक्स रेशियो जहां पर आपका कम है वहां पर ये आपका स्टार्ट हुआ था। अगर आप दोस्तों अभी अगर हम बात करें, अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 195 देश हैं उनमें हमारा 41वां स्थान है। यूनिसेफ जो कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में जिसने हमें स्थान यानी रैंकिंग दी है, तो 195 देशों में से दोस्तों उन्होंने 41वां स्थान हमें दिया है, यानी भारत को 41वां स्थान दिया है। तो दोस्तों आई होप कि ये योजना आपको समझ में आ गई। इसमें आपका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और लिंगानुपात को बढ़ाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुभारंभ कब हुआ? देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की थी, ठीक है ना। तो इसके तहत पे क्या होता है कि भाई लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। तो यह योजना दोस्तों 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो जो मुद्रा योजना है दोस्तों, इसके दो मकसद हैं। पहला तो स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, तथा दूसरा क्या होगा कि दोस्तों कि जो छोटे उद्यम हैं उनके जरिए रोजगार का सृजन करना, ठीक है ना दोस्तों। तो मुद्रा योजना के तहत पे दोस्तों 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक होता है शिशु लोन, दूसरा होता है किशोर लोन, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, शिशु लोन, किशोर, और अगला आता है तरुण, ठीक है ना। तो जो शिशु लोन होगा दोस्तों, 50,000 रुपए तक का जो लोन होगा वो शिशु लोन कहलाएगा, जबकि किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन होगा वो कहलाएगा किशोर लोन, ठीक है ना। शिशु में दोस्तों 50,000 तक का लोन मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, किशोर लोन कहलाएगा। जबकि तरुण लोन जो होता है वो दोस्तों वो होता है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लिए, ठीक है ना। तो 5 लाख से लेकर 10 लाख का जो कर्ज होगा दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तरुण लोन, ठीक है ना। अभी हाल में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी, इन्होंने शिशु लोन पे भी 2% ब्याज की सहायता देने की भी घोषणा की थी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? 8 अप्रैल 2015 से। यह क्या है? लोन से संबंधित योजना है, ठीक है ना। यानी कि जो आपके छोटे उद्यमी हैं उनको छोटी रकम का लोन देने से संबंधित योजना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उजाला योजना। देखिए उजाला योजना का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा ये एक ऐसी योजना स्टार्ट की गई थी जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एलईडी बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत किया जा सके, ठीक है ना। तो यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था, ठीक। तो इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के अंतर्गत ही दोस्तों 9 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री हो गई थी, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि उजाला योजना कब शुरू की गई थी? 1 मई 2015 को। जैसा कि नाम है उजाला, तो भाई इसका मतलब है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उजाला, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, उजाला का मतलब है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है ना। तो उजाला किससे होता है? एलईडी से होता है। तो कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाने से संबंधित है। अब तो ग्रामीण उजाला योजना भी आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पीएम सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई? देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा समर्थित यह दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है ना। जैसे कि नाम से पता लग रहा है सुरक्षा बीमा योजना, तो दोस्तों यह दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके जो गरीब लोग हैं या कम आय के लोग हैं उनके लिए दोस्तों 12 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम दर से यह एक तरीके का बीमा कवर प्रदान करती है दोस्तों। इसमें आपका 2 लाख रुपए तक का बीमा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए का, जैसे अगर सपोज करो किसी का आकस्मिक निधन हो जाए या आपका स्थायी विकलांगता हो जाए तो उसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर आपकी आंशिक असक्षमता आ जाएगी तो उसमें 1 लाख रुपए का जीवन कवरेज दिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए का प्रीमियम साल में दिया जाता है न्यूनतम, ठीक है ना। तो दोस्तों हम बात करें अगर इस योजना की, तो दोस्तों ये 9 मई 2015 को कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है यह दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित है, ठीक है ना। तो अगर दुर्घटना में अगर डेथ हो जाएगी तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, अगर स्थायी अपंगता आ जाएगी या तो हम कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस
प्लान का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है एंडोमेंट और दूसरे होते हैं टर्म। देखिए टर्म को हम हिंदी में बोलते हैं तो मियादी बीमा में बोला जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है दोस्तों जिसमें आप पैसा जमा करते हैं, लेकिन जब आप मरेंगे या कोई आपका क्या कहते हैं एक्सीडेंट होगा तो तभी आपको क्या होगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा। यानी कि अगर आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाए तो अंत में कोई भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन एंडोमेंट प्लान ये प्लान होता है कि जिसमें मरने पर या अगर आप जीते भी हैं तो उसके बाद भी आपको जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ पैसा वापस भी मिल जाता है। तो एक्चुअल इंश्योरेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है कि जिसमें सिर्फ मरने पर ही पैसा मिलता है, अगर वो नहीं मरेगा तो कोई भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का दोस्तों कैसा इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है। तो इसमें अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस योजना की शुरुआत दोस्तों 9 मई 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया दोस्तों कि जो टर्म इंश्योरेंस है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या है कि जब आप इस इंश्योरेंस को खरीदते हैं तो आपको किसी भी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है। वैसे जनरली होता है क्या दोस्तों कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें मेडिकल जांच की आवश्यकता होती है, तो लेकिन इसमें कोई भी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों ये 18 साल से 50 साल के लोगों के लिए है, मतलब 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए, ठीक है ना। और इसकी जो परिपक्वता उम्र है, मतलब कि पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो 55 साल है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और देखा जाए तो इसकी जो सालाना प्रीमियम है वो जाती है 330 रुपए, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यह जो रकम है दोस्तों बैंक खाते में ईसीएस के जरिए ली जाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ईसीएस का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है ना। तो ईसीएस भी एक तरीका होता है जो आप किस तरीके से आप अपनी पेमेंट को रखते हो या देते हो, तो ईसीएस एक तरीका होता है। तो उसके जरिए क्या होती है, रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने बैंक में जो भी आपका पैसा है वो कटता रहेगा साल दर साल, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रीमियम जमा करना भूल जाते हैं तो हमारे बैंक से लगातार पैसा क्या होता है, कटता रहता है इस स्कीम के तहत यानी ईसीएस के तहत। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक। दोस्तों इसके बाद आती है अटल पेंशन योजना का कब शुरू की गई। देखिए दोस्तों 9 मई 2015 को, ध्यान रहे 9 मई 2015 को दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई थी। दोस्तों इसमें 18 से जो 40 साल के आयु के वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा जो उसने बैंक में जितना भी पैसा जमा किया उसके आधार पर 1000 से 5000 तक की पेंशन को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इसमें 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन प्राप्त की जाती है। तो एक तरीके से पेंशन योजना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे एपीवाई, ठीक है ना। कब से स्टार्ट हुई, 9 मई 2015 को। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली बड़ी इंपॉर्टेंट योजना अमृत योजना कब शुरू की गई। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा देश के 500 शहरों का कायाकल्प करने के लिए दोस्तों यह योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसके मिशन को 2 साल अभी बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इसका नाम अगर हम बात करें अमृत की तो अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े इंपॉर्टेंट इसका नाम है, अटल मिशन ऑफ रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, ठीक है ना। तो ये योजना दोस्तों 24 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें जनरली क्या है कि जैसे जो आधारभूत सुविधाएं हैं शहरों में उनको सही करना है, जैसे कि बिजली है, पानी की सप्लाई है, सीवर है या कूड़ा प्रबंधन है जिसको हम ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे वर्षा जल को संचयन करना है, ट्रांसपोर्ट है, बच्चों के लिए पार्क है, ठीक, चारों तरफ हरियाली। तो इन सभी सुविधाओं को दोस्तों इसमें विकसित करना है, ठीक है ना। तो देश के 500 शहरों को की आधारभूत सुविधाओं को सही करने के लिए ये अमृत योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इस योजना के तहत दोस्तों क्या बनाए जाते हैं, महायोजना बनाई जाती है, मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। अभी देखा जाए तो उत्तराखंड में दोस्तों 7 जो शहर हैं वहां पर ये योजना इस चालू है। अभी देखा जाए तो कुमाऊं के 4 हैं, कुमाऊं के 4 के मैं आपको नाम बताता हूँ। पहला है नैनीताल, दूसरा है हल्द्वानी, तीसरा है काशीपुर, चौथा है रुद्रपुर, ठीक है ना। तो ये हैं आपके कुमाऊं के, ठीक। तो यहाँ पर अभी दोस्तों मास्टर प्लान बन रहे हैं अमृत के तहत पे, ठीक है ना। तो 2021 या 22 तक वो मास्टर प्लान बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक। और इसके अलावा जैसे गढ़वाल है तो गढ़वाल में देहरादून, गढ़वाल में अभी 3 ही जगह हैं, गढ़वाल में आपका है देहरादून,
हरिद्वार और रुड़की। तो ये 3 जगहों पर अभी मास्टर प्लान बनने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। तो अमृत के तहत पे सारा काम चल रहा है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो अमृत योजना है वो कब से स्टार्ट हुई दोस्तों, 24 जून 2015, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली आती है स्मार्ट सिटी योजना। देखिए दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ भी 25 जून 2015 को किया गया था दोस्तों। इसमें भी जैसे 100 शहर हैं उनका चयन करके उनका विकास करना था, ठीक है ना। इसमें दोस्तों सिंगापुर का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना कब स्टार्ट की गई, 25 जून 2015 को, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पे दोस्तों क्या होता है कि आप जो हाउस लेते हैं उस हाउस पे आपको क्या मिलता है, ब्याज, मतलब आपको कम दरों पे ब्याज मिलता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों इसमें 2,65,000 तक की छूट मिल जाती है, ठीक है ना। तो अगर इसमें, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि जैसे जो मकान है, मकान का निर्माण आपका क्या होता है कि महिला के नाम पे होना चाहिए, जमीन की रजिस्ट्री वो भी महिला के नाम पे होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। इस पर आपके अलग अलग कैटेगरी के को मतलब एक तरीके से कैटेगराइज किया गया है और उसके अंतर्गत क्या है, लोन दिए गए। तो इसमें अधिकतम आपकी 2,65,000 रुपये तक की आप छूट ले सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम दरों पे इसमें होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो भाई जो 2022 तक है उसमें 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना भी इसके उद्देश्य में आता है, कि एक तरीके से जो हम कहते हैं ना कि भाई जो आवास है, जैसे जितने भी गरीब लोग हैं उनको भी आवास अपना बन सके, यानी कि 2 करोड़ लोग अपना घर बना सके, इस तरीके की इसका लक्ष्य है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आई होप कि आप समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई दोस्तों, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें डिजिटल इंडिया मिशन का मतलब ही यही है कि जो दोस्तों जो सभी सरकारी सेवाएं हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, ठीक है ना। यानी जितनी भी आपकी सरकारी सेवाएं हैं लाइक ई गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ई गवर्नेंस को प्रॉपरली लागू करना, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको आपने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। वही आपका क्या है दोस्तों, डिजिटल इंडिया मिशन है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली स्कीम है पीएम कृषि सिंचाई योजना। देखिए दोस्तों पीएम कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को देश में हुआ था दोस्तों। तो एक्चुअली पीएम कृषि सिंचाई योजना का मतलब मकसद यही है कि दोस्तों जो किसान हैं उनको कृषि हेतु पानी की उपलब्ध कराना, यानी कि वो कृषि के लिए पानी की कमी ना हो, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद देखिए दोस्तों स्किल इंडिया मिशन का प्रारंभ कब हुआ। देखिए दोस्तों देश की जो विशाल युवा आबादी है उसको कौशल प्रशिक्षण देकर जॉब उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की थी, यानी इस इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो जमीनी स्तर पर अगर कुशल मानव शक्ति के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। तो स्किल इंडिया योजना के तहत पे दोस्तों देश में हर साल कम से कम 24 लाख युवाओं को कुशलता की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम बात करें इसकी स्टार्ट की तो दोस्तों कब हुई थी ये, 15 जुलाई 2015 को। तो 15 जुलाई 2015 को यह स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें है क्या इसका लक्ष्य दोस्तों, कि जो देश के युवा हैं उनके कौशल का विकास करना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखिए दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को, ठीक है ना दोस्तों इसका उद्देश्य की हम बात करें तो सभी गांवों को इसमें विद्युतीकरण करना है, यानी वहां पर बिजली की सुविधा को प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो वितरण कंपनियां हैं उनकी वित्तीय हालत में सुधार करना है और उनकी उचित मॉनिटरिंग भी करनी है। देखिए दोस्तों वितरण कंपनियां क्या होती हैं, उनको बोलते हैं हम डिस्कॉम, ठीक है ना, डिस्कॉम करके बोला जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है ना। तो जो भी आपकी जो वितरण कंपनियां यानी कि जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि बिजली चोरी की घटनाएं बहुत घटित होती है, तो उससे क्या होता है कि जो डिस्कॉम होता है इनको बहुत घाटा होता है, ठीक है ना। तो इनकी वित्तीय स्थिति को सुधार करने के लिए और उचित मॉनिटरिंग करने के लिए भी इस योजना का शुभारंभ 22 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है ना। तो ये इसका स्तर क्या है दोस्तों, ग्राम स्तर पे विद्युतीकरण करना है, ठीक।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला सागरमाला परियोजना कब से शुरू हुई। देखिए दोस्तों इस योजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था। देखिए दोस्तों जैसा कि नाम से पता है सागरमाला परियोजना कहने का मतलब है कि जो आपके बंदरगाह होते हैं उनका विकास करना, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है सागरमाला परियोजना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली योजना है उदय योजना कब शुरू हुई। देखिए दोस्तों उदय योजना भी कुछ जो पहले हमने योजना की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना उससे रिलेटेड योजना है। देखिए दोस्तों उदय योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। उदय की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो बिजली वितरण करने वाली कंपनी होती है जिसको हम डिस्कॉम बोलते हैं, उनका वित्तीय सुधार करना और उनको घाटों से उबारना है, ठीक है ना। तो इस योजना से जो जुड़ने वाला पहला राज्य था वो कौन था, झारखंड। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो डिस्कॉम के वित्तीय हम कह सकते हैं वित्तीय सुधार और उसके घाटे से उबारने से संबंधित ये योजना है जिसका नाम है उदय योजना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 5 नवंबर 2015 को यह स्टार्ट की गई थी। इसके बाद दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कब शुरू हुआ। देखिए दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हुआ था 21 फरवरी 2016 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 21 फरवरी 2016 को, इसको मैं राइट कर लेता हूँ। 21 फरवरी 2016 को दोस्तों यह मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई दोस्तों। तो यह आपकी कैसी योजना है दोस्तों, यह है क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर इसमें फोकस किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इस मिशन के तहत में देश भर में जैसे जो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की जाती है, ठीक है ना। जहां पर ऐसा है कि भाई जहां पर आगे विकास होने की संभावना है, लाइक शहरी जन घनत्व में वृद्धि है, या हम कह सकते हैं कि भाई जहां गैर कृषि रोजगार के उच्च स्तर हैं। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जैसे कृषि ना, और जो गैर कृषि के रोजगार वहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ने के चांसेस हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर शहरीकरण बढ़ने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे क्लस्टर को चुनना है और उनका सुनियोजित और समयबद्ध विकास करना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। 21 फरवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली स्कीम आती है, इसका नाम है सेतु भारतम योजना। देखिए दोस्तों सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया था केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, ठीक है ना दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जब आपकी जो सड़क है वहीं से रेलवे क्रॉसिंग हो रही होती है, तो ठीक है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि रेलवे क्रॉसिंग से जितने भी राजमार्ग हैं वो हट जाएं, यानी हम कह सकते हैं कि वहां पर रेलवे क्रॉसिंग ना आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना चाहिए। तो इससे होता है क्या है कि भाई जब रेलवे क्रॉसिंग हटती है तो इससे दुर्घटना के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये दोस्तों इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो एक तरीके से 102 बिलियन लगभग इसमें आवंटन हो चुका है, ठीक है ना। और इसमें हम 208 रेल ओवर और अंडर ब्रिज निर्माण के लिए इसमें प्रस्तावित है, मतलब 208 ब्रिजेस का बनना इसमें मतलब तय हुआ था, ठीक है ना। 208 इसमें कह सकते हैं रेल ओवर या अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 102 बिलियन रुपए इसमें आवंटन किए गए थे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि रेलवे क्रॉसिंग से जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको मुक्त करना है, सीधा सीधा सा हम कह सकते हैं फैक्ट है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है स्टैंड अप इंडिया। देखिए स्टैंड अप इंडिया भी काफ़ी जानी मानी स्कीम है। देखिए दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था दोस्तों। यह SC ST की जो महिलाएं हैं या हम कह सकते हैं महिला उद्यमी हैं, ठीक है ना। तो SC ST जनजाति और हम कह सकते हैं जो महिला उद्यमी हैं, अगर उनको नई कंपनी स्थापित करनी है तो उसके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण का प्रावधान करती है, ठीक है ना। 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक रुपए तक का ऋण उद्यमियों को मिल जाता है, ठीक है ना। तो स्टैंड अप इंडिया किसके लिए देखिए दोस्तों, SC और ST के लिए, और जो महिला उद्यमी हैं उनको अगर अपनी नई कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों कब ये शुरू की गई थी, 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगली योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना कब शुरू की गई दोस्तों? उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को को स्टार्ट हुई थी दोस्तों। पूरा नाम इसका वैसे क्या है देखिए, इसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान, ठीक है ना, उड़े देश का आम नागरिक। तो भाई देश के जो आम नागरिक है उनको सस्ती हवाई यात्रा करने से संबंधित यह योजना है। तो काफी सिंपल सी योजना है, इसको आप समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है दीक्षा पोर्टल कब स्टार्ट हुआ। देखिए दोस्तों दीक्षा पोर्टल के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा। देखिए दोस्तों इस पोर्टल की जो शुरुआत है दोस्तों 5 सितंबर 2017 को हुई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। देखिए दोस्तों यह पोर्टल में आपका क्या होता है कि जो शिक्षक हैं यानी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने से यह संबंधित है। उनको ये ट्रेनिंग देता है और उनको सशक्त बनाता है। तो दीक्षा पोर्टल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 5 सितंबर 2017 को, तो 5 सितंबर को होता क्या है टीचर्स डे, तो 5 सितंबर 2017 को टीचर्स डे में यह दीक्षा पोर्टल की स्टार्ट की गई थी। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना की जो शुभारंभ है दोस्तों 1 मई 2016 को इसको शुरुआत किया गया था दोस्तों। इसका जो उद्देश्य है वो है जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको मुफ्त में एलपीजी गैस का कनेक्शन देना, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों होता है क्या कि सरकार द्वारा जो बीपीएल परिवार हैं उनको प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कहने का मतलब यह है कि उनको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कनेक्शन लेने जाएंगे तो उनको 1600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो अपना कनेक्शन खरीद सके। कौन? बीपीएल परिवार के लोग। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो योजना है उसका नाम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। देखिए दोस्तों यह जितने भी हमारे दोस्तों वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए यह पेंशन योजना स्टार्ट की गई दोस्तों। इसको एलआईसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 1 जनवरी 2017 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था देश में एलआईसी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो 60 वर्ष या इससे अधिक के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% दी जाती है, ठीक है ना। तो गारंटीकृत ब्याज दर है यानी 8% का ब्याज इनको 10 सालों तक दिया जाएगा और उसके बाद इनकी पेंशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक तरह की पेंशन योजना है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। देखिए दोस्तों स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को पूरे देश में किया गया था। देखिए अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो ये है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें अगर इसके फुल फॉर्म से तो इसके फुल फॉर्म से इसका उद्देश्य पता लग जाता है दोस्तों कि जो कक्षा में 6 से 9वीं क्लास के जो आपके स्कूल बच्चे हैं अगर वो स्टैम्प यानी डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से यह आरंभ की गई थी दोस्तों। एक तरीके से जो दोस्तों जो डाक टिकट जो संग्रह है उसमें वो अपना उसमें रुचि बढ़ाएं तो उसके लिए एक तरीके से इसमें एक छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है ना। तो ये अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है कि जो 40 छात्र हैं उनको कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति इसमें दी जाती है। तो ये है आपकी दोस्तों स्पर्श योजना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली आती है पीएम वय वंदना योजना। देखिए दोस्तों इस योजना का शुभारंभ 4 मई 2017 को पूरे देश में किया गया था दोस्तों। प्रधानमंत्री वय योजना का शुभारंभ कब से किया गया था? 4 मई 2017 को। तो इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहे तो उसको मैं सही कर लेता हूँ 4 मई 2017 को, ठीक है ना। 4 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा देखिए दोस्तों देश के जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। ये किस टाइप की योजना है? एक पेंशन स्कीम है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो 60 साल या उससे अधिक वर्ष के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको मासिक पेंशन का विकल्प वो क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं, ठीक है ना। जो 60 साल या उससे अधिक के जो सीनियर सिटीजन है वो मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं तो उन्हें 10 वर्षों तक 8% क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोस्तों अगर वो चाहे तो वार्षिक पेंशन का विकल्प भी चुन सकते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों के लिए गारंटीकृत 8.3% का ब्याज मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने निवेश पर इस योजना के तहत पे क्या मिलेगा? अच्छा ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो पीएम वय वंदना योजना कब से स्टार्ट हुई दोस्तों? 4 मई 2017 से स्टार्ट हुई। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो 4 मई 2017, ठीक है।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगली है पीएम सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि जिसको सौभाग्य स्कीम से भी जाना जाता है दोस्तों। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा दोस्तों यह स्कीम स्टार्ट की गई थी दोस्तों। इसमें भाई इसका जो उद्देश्य है वो सिंपल सा है कि भाई देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है, कि देश के सभी घरों में बिजली पहुंचानी है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली आती है पीएम जन आरोग्य योजना, जिसको हम दोस्तों आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। आयुष्मान भारत की सब स्कीम है ये। आयुष्मान भारत थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भाई आयुष्मान तो आपकी आयुष्मान भारत के एक तरीके का आप मिशन टाइप का मान लीजिए। तो उसमें जो योजना है दोस्तों ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी झारखंड की के स्थान रांची से, ठीक है ना। तो जो झारखंड की राजधानी रांची से यह योजना स्टार्ट हुई थी दोस्तों 23 सितंबर 2018 को। इसमें आपका क्या है कि जो दोस्तों जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए 5 लाख तक का कैश रहित यानी कि कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराना दोस्तों इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो गरीब परिवारों के लिए देखिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा इसमें दी जाती है पीएम जन आरोग्य योजना में, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के बारे में भी आप जानते होंगे, काफ़ी हाईलाइटेड योजना रही थी दोस्तों 2019 में यह। तो इसमें क्या हुआ था कि दोस्तों 1 फरवरी 2019 को यह योजना जो उस समय पे जो केंद्रीय मंत्री जो आपके पीयूष गोयल थे उन्होंने यह स्कीम स्टार्ट की थी। तो देश के जितने सभी किसान हैं दोस्तों इसमें 6,000 रुपये की उनको आर्थिक सहायता साल में प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। अभी जो आर्थिक सहायता है जो 6,000 की जो सहायता वो एक साथ नहीं 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें उनके खातों में दी जाएगी, यानी उनके खातों में सीधे अंतरित की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। तो ये थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बाद आता है पीएम श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुई। तो देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों यह योजना 15 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी देश में दोस्तों यह ऐसे असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले कम आय वर्ग के लोगों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो ऐसे असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, देखिए 2 तरह के दोस्तों क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं संगठित, एक होते हैं असंगठित, ठीक है ना। संगठित क्षेत्र में देखिए दोस्तों जहाँ पर क्या होता है कि आपकी नौकरी की टाइमिंग फिक्स होती है, जहाँ पर आपकी इनकम की टाइमिंग भी फिक्स होती है, यानी आपकी जो सैलरी है वहाँ पर टाइम पे आती है। जैसे सरकारी जॉब है तो सरकारी जॉब क्या आपकी दोस्तों संगठित क्षेत्र की जॉब है, जहाँ पर आपको सुबह 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है, फिक्स आपकी टाइमिंग है, फिक्स आपकी छुट्टियाँ हैं, फिक्स आपकी मतलब एक तरीके से मंथली आपको लास्ट में क्या होती है आपको सैलरी मिल जाती है, तो संगठित बोला जाता है। असंगठित क्षेत्र वो होता है कि जहाँ पर आपका ना कोई टाइमिंग है, जितना ना आपको कोई वेतन का आपका कोई फिक्स है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों उसको क्या बोला जाता है असंगठित क्षेत्र। तो ऐसे असंगठित क्षेत्र में जो दोस्तों काम करने वाले जो कम आय वर्ग के जो लोग होते हैं उनको बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित दोस्तों यह योजना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बेहद कम अंशदान करने पर 60 साल की उम्र पे दोस्तों मंथली 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है या 36,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है, ठीक है ना। इसमें लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको अंशदान करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपको क्या होगा कि 60 साल के बाद आपको मंथली 3,000 रुपये या फिर हम कह सकते हैं सालाना 36,000 रुपये की पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इसके बाद देखिए दोस्तों पीएम किसान मानधन योजना। देखिए दोस्तों यह किसानों से संबंधित योजना है दोस्तों। इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 12 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था रांची झारखंड से दोस्तों यह योजना स्टार्ट हुई थी दोस्तों। इसमें भी वही है कि जो किसान हैं जब उनकी 60 साल की आयु पूरी हो जाएगी तो उनको न्यूनतम 3,000 रुपये की आपकी पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस योजना के पात्र वही किसान होंगे जो कि 18 से 40 साल के होंगे और जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास 4 या 50 हेक्टेयर की ज़मीन है या आपके पास एकड़ों में ज़मीन है तो आप इस योजना के पात्र नहीं है। जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन है वो किसान इस योजना के पात्र होंगे और साथ में 18 से 40 साल की उम्र तक के जो किसान हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा फिर से उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा वहाँ, कुछ प्रीमियम इनकी जाएगी और उसके बाद 60 साल की जब आयु पूरी हो जाएगी तो इनको न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी इस योजना के अंतर्गत।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगली है पीएम मत्स्य संपदा योजना। देखिए दोस्तों 10 सितंबर 2020 को यह योजना पीएम मोदी द्वारा स्टार्ट की गई है। दोस्तों इस योजना में भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्र या इसको हम ध्यान दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपकी 5 साल की योजना है, 2020-21 से स्टार्ट होकर 2025 तक ये चलेगी। तो इसमें क्या है कि भाई आत्मनिर्भर भारत जो आपने पढ़ा होगा ना, आत्मनिर्भर भारत, तो आप सेल्फ रिलायंस इंडिया, तो वहां पर आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत ये योजना शुभारंभ इसका किया गया है। दोस्तों इसमें 20,000 करोड़ रुपए का हम कह सकते हैं इसमें पैकेज दिया गया है। तो 20,000 करोड़ रुपए इसमें अनुमानित किया गया है। तो दोस्तों ये है पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसके बाद देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काफ़ी फेमस है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया दोस्तों? तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना है और कूड़े को भी साफ रखना है। क्या समझ में आ रहा है? तो साफ सफाई से रिलेटेड ये एक अभियान है दोस्तों। 2 अक्टूबर 2014 को पूरे देश में दोस्तों यह स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों जो महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019। तो 2 अक्टूबर 2019 तक देश में हम कह सकते हैं 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके दोस्तों खुले में शौच से मुक्त भारत को करना था, वो इसके लक्ष्य था, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद देखिए दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट योजना, इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए ये दोस्तों ये स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है। देखिए दोस्तों ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको दोस्तों ये शुरू किया गया था। दोस्तों ये एक छोटी बचत स्कीम है, ठीक है ना। तो यह स्कीम दोस्तों क्या है कि बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है, ठीक है ना। तो इसमें आप दोस्तों 7.6% का आपको ब्याज मिलता है और जो माँ बाप इसमें आपका एक तरीके से जो इस सुकन्या समृद्धि योजना में अपना पैसा लगाते हैं तो उनको दोस्तों 80C के तहत पे टैक्स में भी छूट मिलती है, ठीक है ना। यानी कि आप 1.5 लाख रुपए, जो हम कहते हैं ना कि 1.5 लाख रुपए के निवेश पर आपको टैक्स छूट का जो फायदा मिलता है, तो उसमें आप सुकन्या समृद्धि में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या अपना पैसा अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए या उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए आप लगाते हो तो आपको 80C के तहत भी छूट आपको मिलती है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें आपका क्या है कि बेटी की उम्र अगर आपके 10 साल पहले, अगर आपकी बेटी की उम्र अगर आपकी 10 साल होने से पहले आप सुकन्या समृद्धि खाता को खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या होता है कि भाई जो 250 रुपए से इसको खुलवाया जा सकता है। पहले इसमें क्या होता था कि इसको 1000 रुपए से खुलवा सकते थे, लेकिन अब इसको 250 रुपए में खुलवाया जा सकता है और अधिकतम इसमें 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है साल में, ठीक है ना। साल में आप 1.5 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जो खाता है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक या किसी भी शाखा में आप खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको 21 साल तक आप चला सकते हैं, कोई भी माँ बाप है इस खाते को 21 साल तक चला सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। और इसके अलावा देखिए अगर कोई माँ बाप हैं तो चाहे तो 18 साल में अगर उनकी बेटी की अगर शादी होने वाली है तो तब तक भी इसको चला सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर कोई लड़की है वो 18 साल की हो जाने के बाद उच्च शिक्षा के लिए इसमें से 50% धन को भी निकाल सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद जब 21 साल जब उसको पूरे हो जाएंगे तो पूरा पैसा भी निकाल सकती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो पॉइंट हैं, जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की इनकी संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस स्कीम की तो दोस्तों 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है वन नेशन वन फास्टैग स्कीम। देखिए दोस्तों पूरे देश में 1 दिसंबर 2019 से दोस्तों इस योजना को स्टार्ट कर दिया गया था। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है कि भाई जो आपके टोल के संग्रह है उसको डिजिटल रूप से एकत्रित करना, ठीक है ना, और संपूर्ण भारत में वाहनों की निर्बाध गतिशीलता को सुनिश्चित करना है। कहने का मतलब जाम से मुक्ति। देखिए आपने देखा होगा कि जो आपके टोल सेंटर होते हैं, यानी कि जो आपके आपने देखा होगा
होगा ना, जो हाईवे पर जो आपके टोल सेंटर होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जब वो टोल इकट्ठा करते हैं या टोल टैक्स जब लेते हैं तो वहाँ पर जाम लग जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका क्या होता है कि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आप टोल लेते हो तो उससे क्या होता है कि भाई गाड़ी को रुकना पड़ता है और उतना समय बर्बाद होता है। इससे जो पीछे आने वाली जो गाड़ियाँ होती है उसमें क्या होता है, जाम की समस्या हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई जाम की समस्या ना आए तो उसके लिए आपका क्या होता है कि भाई वन नेशन वन फास्टैग स्कीम स्टार्ट की गई है दोस्तों। इस योजना में देखो क्या होता है कि एक फास्टैग यानी कि स्टिकर होता है जो वाहनों की विंड स्क्रीन पर चिपका दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आप इसमें एक RFID लगा होता है जो टोल गेटों पे बिना रुके डिजिटल रूप से भुगतान कर देता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास एक टैग होगा तो वहां पर क्या होगा कि जब आप जैसे टोल गेट पर पहुंचोगे तो डिजिटल रूप से उसमें क्या होगा कि भुगतान ऑलरेडी हो जाएगा और आप आसानी से क्या हो जाएगा, आप निकल जाओगे। ये नहीं कि आपको वहां पर टोल टिकट खरीदना पड़े, फिर उसके बाद पीछे से जाम लगे, इस टाइप की समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ता। तो इसमें आपका होता है क्या है कि आप क्या करते हो, मंथली आप क्या कर सकते हो, उसमें पेमेंट कर सकते हो। तो आप जब आपने पेमेंट उसमें कर दिया, फास्टैग आपकी कार में लगा हुआ है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि आसानी से किसी भी स्टेशन में आपको या किसी भी आपको टोल प्लाजा पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका नाम है दोस्तों वन नेशन वन फास्टैग स्कीम। तो जो भी इसमें फास्टैग बनता है दोस्तों 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसमें आवश्यकता अनुसार आपको क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो आपने इस स्कीम को कहीं ना कहीं मेट्रो में भी देखा होगा कि जैसे मेट्रो में भी आपका क्या होता है कि जैसे ही आप सिक्का डालते हैं, जैसे अगर आप मेट्रो स्टेशन के अगर आप गेट में जाओगे तो वहाँ पर क्या होते हैं कि आपके द्वार होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो गेट होते हैं वो तभी ओपन होते हैं जब आप उसमें क्या करते हो, डिजिटल रूप से आप उसको भुगतान करते हो। तो आपकी जो मेट्रो में जो आपको कॉइन मिलता है उस कॉइन को टच करते हैं तो गेट खुल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वो क्या आपका डिजिटल भुगतान है वो भी आपका एक फास्टैग का काम करता है, ठीक। तो जो फास्टैग है वो कहाँ पर लगेगा दोस्तों, विंड स्क्रीन में, जो आपकी जो विंडो स्क्रीन होगी वहां पर, जो कार की जो विंडो स्क्रीन होगी वहां पर वो लगेगा। तो वहां से वो क्या कर देगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो सेंसर उसमें लगे हुए होंगे उससे उसको कैच कर लेगा और आपका डिजिटल भुगतान पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसका डिजिटल भुगतान हो चुका है, तो आपकी गाड़ी सीधे सीधे पास हो जाएगी। ये नहीं कि आपको बार बार वहां पर टोल टिकट लेना पड़े, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी 40 महत्वपूर्ण स्कीम मोदी गवर्नमेंट द्वारा, जो आपकी 2014 से लेकर अभी तक की गवर्नमेंट चल रही है और इसी से ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये स्कीम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इनसे भी क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।